नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है, मुद्दा है श्रम कानून में जो बदलाव हुए हैं वो देश के मजदूरों के कितने हित में है। ये जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया, इससे क्या मजदूरों का भला होगा या देश के उद्योगपतियों का, इस पर हम चर्चा करेंगे। संदीप, देश के अलग अलग राज्यों ने श्रम कानून में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। इन कानूनों में जो बदलाव किए गए, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मजदूरों के कितने हित में है, उद्योगपतियों के कितने हित में है, और अभी जो परिस्थितियां बनी है कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, उनके कितने हित में है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, मैं दर्शकों को बता दूं, संदीप सर की क्लास, आई हैव नॉट बीन नाइटेड एज येट। ये ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देने वाली बात है। दूसरा सम्मान आपने दे दिया कि वरिष्ठ सहयोगी। वरिष्ठ का मतलब हो जाता है कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं बुढ़ापे की ओर जाने लगा हूँ। ये रवि आप लोगों को बता रहे हैं, सम्मान है। हाँ, वरिष्ठ कहकर। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, और ये बदलाव किसने किया है? जब हम राज्य कहते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा रवि। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने ये कानूनों में बदलाव किया है। कानूनों में बदलाव क्या है कि अब मजदूरों से 12 घंटे काम किया करवाया जा सकेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। उससे भी बड़ा, बल्कि मैं कहूं, एक और जो बदलाव किया गया है वो ये कि फर्ज करो आप फैक्ट्री मालिक हैं या कोई भी प्रतिष्ठान, वो 10 से ऊपर, 50 से ऊपर, 100 से ऊपर कर्मचारियां, अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप एक प्रतिष्ठान चलाते हैं तो अब आपकी मर्जी होगी आप किसको भर्ती करें और किसको निकाल दें और कब निकाल दें। कोई रोक टोक नहीं। आप मालिक, आप सेठ, और मजदूर आपका हो गया बंद हुआ। आप चाहेंगे कि हां भैया आओ 100 मजदूर और मेरे लिए काम करो। नहीं, तुम में से 50 मुझे नहीं आए पसंद या अब मुझे जरूरत नहीं, तो घर जाओ, घर बैठो। तो हायर एंड फायर पॉलिसी में एम्प्लॉयर की चलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव जो हुआ है, दूसरा बड़ा बदलाव ये कि हमारे, और कल हमने अपने शो में थोड़ा सा मैंने इशारा किया था श्रम कानूनों को लेकर, और मैंने कहा इसमें असमंजस होगा, अभी रायता फैलेगा, बड़ी दिक्कत होगी, लोग आंदोलित होंगे, विरोध होगा, विद्रोह होगा, और वो होने लगा है। हमारे यहां पर 50 से ज्यादा कानून है, श्रम कानून। और मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई थी, हम गोरों के गुलाम थे 200 साल, हम सोशलिस्ट स्टेट होने का आज भी दम भरते हैं, प्रियम्बल में है। हमें हायर एंड फायर पॉलिसी के अंदर कुछ स्टेबिलिटी देने की बात थी। ये तमाम मुद्दे थे कि भाई सोशल ना हो मजदूरों का। अब उन कानूनों को तिलांजलि दे दी गई है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि इन कानूनों को तिलांजलि दे दी गई है, ऐसा नहीं कि फ्री फॉर ऑल, खुला खेल फरूखाबादी होगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट बरकरार रहेगी इन तीनों राज्यों में। तो आपको जो न्यूनतम पैसा दिया जाता है, जो दिहाड़ी दी जाती है, और यहां पर भी एक खेल है रवि, अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक पैमाना नहीं है कि भैया एक मजदूर को इतना तो मिनिमम वेज देना होगा। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग मापदंड, अलग अलग पैमाने, यानी अलग अलग राज्यों की सरकारें ये अपने अपने हिसाब से तय कर सकती हैं। एग्जैक्टली, तय कर रही हैं, कर क्या सकती हैं, कर रही हैं। तो कोई एक यार्डस्टिक नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल। तो आपको सुरक्षा, भाई आपके यहां मजदूर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी, सुरक्षा उनको प्रदान करनी होगी। और तीसरा, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिले। तो ये कानून तो बने रहेंगे, लेकिन बाकी कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब निरीक्षण होता था, सरकार का दखल होता था, लेबर इंस्पेक्टर्स होते थे, वो आकर देखते थे साफ सफाई है कि नहीं, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, वहां पर सुरक्षा के इंतजामात हैं कि नहीं, तमाम चीजों को लेकर वहां पर निरीक्षण किया जाता था। अब निरीक्षण नहीं होगा, और 50 से कम कर्मचारी हैं तो 3 महीने तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। यानी कि सरकारी दखल बंद। यानी अब पूरा ये कह सकते हैं कि मजदूर जो हैं वो मालिक के गुलाम हो गए हैं। मालिक के गुलाम हो गए हैं, ये एक पहलू है। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। देखिए, हमें पूरी बात समझनी होगी। ये तो हम वो बात कह रहे हैं जो ज्यादातर मजदूर संघ कह रहे हैं, और इसमें भाजपा समर्थित
आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है। उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने साफ विरोध किया है कि इससे शांति भंग हो जाएगी। शांति भंग होने का मतलब क्या है? आंदोलन हो जाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ कह रहा है। दिखाने के लिए या वाकई में विरोध है, ये भी एक सवाल है। हाँ, नहीं, विरोध तो होगा। देखिए, विरोध तो होगा और अभी मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव्स भी बता दूं। पॉजिटिव्स मैं आपको बताना चाहूंगा और इसका उल्लेख हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया इस साल। जो भी राज्य फ्लेक्सिबल कानून रखते हैं, और इसकी मिसाल राजस्थान है। 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, वहां पर कानूनों में एक लचीलापन लाने की कोशिश की गई और उसका फायदा राजस्थान को मिला अपने औद्योगिक विकास में। यही फायदा गुजरात को भी मिला है और अब यही फायदा उत्तर प्रदेश भी लेने की कोशिश कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ साथ, कि आप जितने कानूनों को लचीला रखेंगे, जो डेडवुड हो गए हैं, डेडवुड को हटाइए, सरलीकरण कीजिए और तब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है रवि, ये सब कुछ साफ नियत मंशा पर आधारित है। ये हम राम राज्य की एक कल्पना कर रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक भी बिल्कुल वो मजदूरों का पूरा ख्याल रखेगा, मजदूर भी तन मन धन लगाकर फैक्ट्री मालिक के लिए, और फैक्ट्री मालिक क्योंकि देश के लिए उत्पादन कर रहा है तो देश के उत्पादन में आप भी भागीदार बनेंगे, कि सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है जहां फ्लेक्सिबल है वहां पर उत्पादन जल्दी होता है। वो पलटकर एग्जाम्पल भी देता है कि आप पश्चिम बंगाल देखिए, असम देखिए, झारखंड देखिए, बिहार देखिए, ये ऐसे राज्य हैं यहां पर इनफ्लेक्सिबल कानून है, लेबर लॉज हैं, वो बदलने को तैयार नहीं जी, ये तो कानून ऐसे हैं। वहां पर जो मजदूर संघ हैं उनकी चलती है, उनके आगे झुकना पड़ता है मालिकों को, इसलिए उत्पादन नहीं बढ़ पाता। पर अब एक बड़ा पर मैं आपको बता दूं, 2018-19 में सभी राज्यों के जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखेंगे ना, विकास दर, तो पश्चिम बंगाल इनफ्लेक्सिबल रूल्स के साथ 12.58% की विकास दर से आगे बढ़ रहा था, सबसे ज्यादा थी। तो मैं थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं अलग अलग यहां पर व्यू पॉइंट्स आपके सामने और दर्शकों के सामने रख रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में नियम भी सख्त थे, लेकिन वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा हुई है उन कानूनों के बावजूद। अब सवाल यही है, एक पक्ष आपने रखा मजदूरों का, दूसरा उद्योगपतियों का। अब सरकार का यही पक्ष है कि अगर उद्योगों को आगे बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलाना है, तो हमें मजदूरों के अधिकारों में थोड़ी सी कटौती करनी होगी। क्या एक यही विकल्प बचा है? क्या एक यही रास्ता है देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का, या फिर ये पहले से मंशा थी, उद्योगपतियों के इशारों पे हो रहा है? क्योंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभी सरकार के फैसले आ रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में दिख रहे हैं। मेरी सेंस ये है, एंड आई एम विलिंग टू स्टेक माई नेक आउट, हो सकता है मैं गलत हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं। देखिए, CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने इस कदम का स्वागत किया है, वेलकम किया है कि इससे उत्पादन बढ़ जाएगा और तेजी आ जाएगी हमारी विकास दर में, वगैरह वगैरह। बाकायदा मैं तर्क बता देता हूं, वर्किंग आवर बदलने की इजाजत मिल जाएगी, निवेश आकर्षित होगा, नौकरियां मिलेंगी, अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाएगी, जो लेबर ओवर टाइम करना चाहेगा उसी को ही लेबर, उसी से ही ओवर टाइम कराया जाएगा। ये अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, पर मैं बलि का बकरा बनने को क्यों तैयार हूं? ये देखिए, CII जो कह रहा है ना, CII और ASSOCHAM एक महीने से क्या मांग रहे थे रवि सरकार से? एक बेल आउट पैकेज, कि 8 से 10% अपनी GDP का आप बेल आउट पैकेज दे दीजिए, जो मोटा मोटा 15 से 20 लाख करोड़ होता है। सरकार ने दिया क्या है? 0.7%, 0.7%, 1,70,00,000, वो भी 2-2 हज़ार रुपए दिहाड़ी मजदूरों और मनरेगा के खाते में और 500 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए। बाकी सरकार के पास अभी पैसा है नहीं। सरकार मोनेटाइज करने को तैयार नहीं है अपने डेफिसिट को, यानी कि नोट छापने के लिए अभी तैयार नहीं है। अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, उसे बढ़ाने की तैयारी सरकार की अभी नहीं है। तो बेल आउट पैकेज तो मिल नहीं रहा, तो सरकार कह रही है बेल आउट पैकेज नहीं दे सकते, लेकिन आपको कंफर्म्ड मजदूर दे रहे हैं। तो CII कह रहा है कि हाँ जी,
मेरा यह मानना है कि बेल आउट पैकेज नहीं दे पाए तो सरकार कॉम्पनसेट कर रही है बड़े उद्योगपतियों को, फैक्ट्रियों को, कारखानों को, यह कहते हुए कि ये चाहे मजदूर जा रहे हों, देखिए हम कानून में बदलाव कर रहे हैं, जो मजदूर आपके पास होंगे वो रहेंगे, आप उनसे ज्यादा भी काम करा सकते हैं, और कानूनों के अंदर हम ढील दे रहे हैं। अब 7 दिन के अंदर क्लियरेंस, 1 दिन के अंदर क्लियरेंस, आपको जमीन मिल जाएगी। गुजरात ने तो बहुत सारे दरवाजे खोल दिए कि आप वहां पर कहिए कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। मैं आपके सामने आंकड़े रख देता हूं। 33,000 हेक्टेयर जमीन की पहचान कर दी गई है। आप नया प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो 7 दिन में जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। आप उत्पादन वहां पर शुरू कर दो तो उत्पादन क्या करेगा? खाली मैदान में उत्पादन होगा? उसके लिए चाहिए ना लेबर फोर्स, वर्क फोर्स चाहिए ना। तो मेरी सेंस ये है, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी सेंस ये है, सबसे पहले फैक्ट्री चलाने के लिए लगा तो लिया आपने फैक्ट्री, चलाएगा कौन? मालिक तो नहीं चला सकता ना, धन्ना सेठ तो नहीं चलाएगा ना, चलाएगा तो वो मजदूर का पसीना, और वो राह आसान कर दी है सरकार ने फैक्ट्री मालिकों के लिए। एक और बड़ा सवाल, क्योंकि जो 12 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि पहले 8 घंटे थी, अब 12 घंटे कर दी गई। लेकिन अमूमन बेशक देश में से पहले कानून था संदीप शिफ्टों को लेकर कि इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, तो ओवर टाइम देना होगा। लेकिन अब तो कानून आ गया है। अब देश का जो सबसे कह सकता हूं कि जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा है विकास की, देश का मजदूर जिसके पास अपनी मेहनत है, हो सकता है ज्यादा शिक्षा भी नहीं है, उसके पास तो अधिकार भी मिले थे कि वो आवाज उठाए, वो भी छीन लिए गए। नहीं, अब देखिए, मैं हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता हूं, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। और हर चीज की निंदा कर देना, क्रिटिसिज्म कर देना जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, वो भी सही नहीं है। मैं पक्ष रख रहा हूं, मैं तमाम पहलू रख रहा हूं अपने दर्शकों के सामने। मजदूरों के साथ क्या हो सकता है वो बात तो हमने रख दी। अब जो आप बात कह रहे हैं, अब अगर 12 घंटे, देखिए बहुत सारी चीजें अभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आ पाई हैं। 12 घंटे तक काम करवा सकते हैं, पर क्या वो मजदूर पर छोड़ दिया जाएगा कि आप 8 घंटे काम करना चाहते हैं कि 12 घंटे काम करना चाहते हैं? उसमें मजदूर की भी सुनवाई होगी क्या? ऐसे सेफ्टी गार्ड्स लगा दिए जाएंगे क्या? आप 8 घंटे जो काम करते थे, जो मैंने कहा कि मिनिमम वेजेस का कोई ऐसा पैमाना नहीं है पूरे देश में कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड हो, हम एक फिगर मान लें, 8 घंटे में जो आप कमाते थे, क्या उसका 1.5 गुना आप 12 घंटे के लिए देंगे, या आप 12 घंटे काम कराएंगे वही 8 घंटे के पैसों में? इन चीजों पर क्लैरिटी आ जाए, इन चीजों पर अगर क्लैरिटी आ जाए तो मजदूर भी राहत की सांस लेगा। उनके एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की बातों को लेकर जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, वो भारतीय मजदूर संघ हो, इंटक हो, बाकी मजदूर संघ जो हाशिए पर जाते दिख रहे हैं, जिनकी अब कोई चलेगी नहीं, उनको भी शायद संतोष होगा। क्योंकि यहां पर देखिए, देश की बात है, आपद्धर्म है, यहां पर सबको शायद अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, पर बढ़ेगा तब जब सेफगार्ड्स भी होंगे, जब उसे मालूम होगा कि उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा। एक और जो कहा जा रहा है कि अब ट्रेड यूनियन की बाध्यता जो है वो नहीं रही है। हाँ, तो वो तो है ही नहीं ना, हायर फायर मालिक कर सकता है और सरकार का दखल नहीं है, जो आवाज उठा सकती है, हाँ, वो नहीं उठाई जाएगी। बड़ी वजह ये भी संदीप कि आज देश का मजदूर सड़कों पे दिख रहा है, रोटी के टुकड़े वहां पे नजर आते हैं पटरी पे, और उनकी लाशें नजर आती हैं। एक बड़ी वजह है कि मजदूरों का कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं है जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। मजदूर संगठन है तो बिखरे हुए हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि वो देखिए, वो राजनीतिक एक पहलू है। मजदूर संगठन है, बहुत जगह मजदूर संगठन जहां नहीं है वहां मजदूरों का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मजदूर संघ होगा, लेबर यूनियन होगी, तभी आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा। और बहुत जगह लेबर यूनियंस हैं लेकिन वो मैनेजमेंट से मिली हुई हैं, वो तब भी मजदूरों का ख्याल नहीं रखती। तो यहां पर सवाल मजदूर संघ का नहीं है, वो अब इस मैट्रिक्स से, इस पिक्चर से बाहर होते जा रहे हैं। पर देखना यह होगा कि सरकारों की मंशा, उद्योगपतियों की मंशा, प्रतिष्ठान चलाने वाले सिर्फ उद्योगपति नहीं है, यहां पर 10 कर्मचारी जिसके हैं, 20 हैं, 50 हैं, सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर सब आ रहे हैं इसमें। तो यहां पर यह देखना होगा कि छूट अगर दी गई है तो उसका नाजायज फायदा तो नहीं उठाया जाता। दूसरी बात यह है कि भैया, अगर ये कानून इतने ही गतिरोधक थे
तो 6 साल से सरकार थी, बहुत जगह डबल इंजन सरकार भी है, तो ये कानून पहले क्यों नहीं हटा दिए गए? ये आज जो हटाए जा रहे हैं, और ये 3 साल के लिए हटा दिए गए सब जगह, 1000 से 1200 दिन। और अभी 3 राज्यों की बात है, अब खबर ये आ रही है कि हरियाणा, हिमाचल, आपका राज्य भी वो 8 से 12 घंटे करने वाला है। सरकार ये तर्क दे सकती है कि हमारे हटाने की मंशा नहीं थी, लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह से अर्थव्यवस्था की ये हालत हुई है, उस वजह से हमने हटाए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हटाइए ना, पर जो शंकाएं हैं कि शोषण ना हो, हायर फायर में किसी को जब चाहो नौकरी पर रख लो, जब चाहो लात मार दो, ये चीजें नहीं होंगी, शोषण नहीं होगा, सरकारी दखल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि लेबर इंस्पेक्टर आकर आपको घूस के लिए तंग नहीं करेगा, लेकिन क्या फैक्ट्री मालिक पर ही सब छोड़ देंगे? सब कुछ राम भरोसे हो जाएगा कि ऊपर वाला देख रहा है तो कोई कुछ गलत नहीं करेगा? जहां गलतियां होंगी, जहां लापरवाही होगी, जहां पर गलत मंशा के साथ फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, किसान के, मजदूर की मेहनत का फायदा उठाया जाएगा, बेजा फायदा उठाया जाएगा, उसे रोकने वाला तो कोई होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए सरकार सवाल को। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन तमाम पिछले 1 हफ्ते से मजदूरों की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय श्रम मंत्रालय की कोई भूमिका संदीप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। नहीं, यहां पर तो देखिए, वो आपने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। ये केंद्र सरकार नहीं कर रही है, अब ये राज्य सरकारें कर रही है। लेकिन मजदूरों के लिए जिस तरह से हक होने चाहिए थे, हाँ। मुझे लगा कि जिस तरह से भूमिका केंद्रीय मंत्री को उठानी चाहिए थी, मजदूर पैदल जा रहे हैं। सिर्फ मंत्री क्यों कह रहे हो, केंद्रीय सरकार क्यों नहीं कह रहे हो? अकेला मंत्री क्या करेगा? कि वो डिपार्टमेंट बड़ा ही अदृश्य सा नजर आए नहीं, आप सीधी लाड़ लपेट के साथ बात क्यों कर रहे हैं? सीधी बात करिए, अकेला केंद्रीय मंत्री क्या करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर एक नेशनल लेबर पॉलिसी बना देती, बात खत्म। ये तीये पांचे करने की जरूरत ही नहीं थी। और इतने सारे सवालों के जवाब जो अभी तक नहीं मिले हैं, और मिलते हुए वक्त लग जाएगा। ये जितना जल्दी मिल जाए तो मजदूर भी संतोष में रहेगा और वो मजबूर महसूस नहीं करेगा। मोटी मोटी बात ये है। साफ तौर से एक आखिरी सवाल जो आपसे करूंगा कि मान लिया ठीक है, अभी ये कानूनों में बदलाव फिलहाल हो जाएगा जब ये कानून बन जाएगा, अगर मजदूर को अब नहीं, ये तो हो गया, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित किए जा रहे हैं, ये हो गया, ये मानकर चलिए। ये एक तरह से हाँ, हो गया, मतलब ऑर्डिनेंस है, ये अध्यादेश है, किसी की जरूरत नहीं, सरकार ने कहा हो गया। चलिए, अब ये मान लिया जाए किसी मजदूर से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे शिफ्ट की जा रही है, लेकिन पैसे उसे 8 घंटे के दिए जा रहे हैं। अब कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, 12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, सिर्फ 2 शिफ्टें होंगी, 3 शिफ्टें नहीं होंगी। और मान लिया मालिक का जब मन किया उसे निकाल दिया कि आप चलिए बाहर, वो मजदूर आवाज कहां उठाएगा? तो यही तो सवालों के जवाब देने हैं ना सरकार को। आपने कदम उठाया, आप कह रहे हैं आपद धर्म है, संकट काल, संक्रमण काल है, हमें आर्थिक पहिया बढ़ाना है, हमें मजदूरों की जरूरत है, ऑल फाइन, इन सवालों के जवाब दे दीजिए। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं रवि। तो चलिए, आज संदीप सर की क्लास में अभी के लिए इतना ही। बहुत सारे सवाल जो हमने पूछे उनका जवाब उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो सरकारों को देने, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, क्योंकि इस देश के विकास में जो सबसे कमज़ोर है अभी मजदूर, वो नज़र आ रहा है। क्या उसके अधिकार छीनकर ही इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा? क्या उद्योग धंधों को चलाने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और देश के सबसे मजबूर व्यक्ति पर अपने कानून थोप रही है? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार।